तो देवियों सज्जनों, अब हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं जिसके लिए पिता पुत्र आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारा विशेष कार्यक्रम है ये, जिसका शीर्षक है नई चाह नई राह। देवियों सज्जनों, देखिए, रोटी, कपड़ा और मकान, ये एक जिंदगी की मिनिमम बेसिक ज़रूरतें हैं। एक स्वस्थ समाज तभी बनता है जब उसमें रहने वाले हर एक शख्स को उन चीज़ों के लिए संघर्ष न करना पड़े जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। आज नई चाह नई राह कार्यक्रम में अभिषेक के आने का मकसद भी यही है। ये जिस शख्सियत पर भरोसा करते हैं, उसके काम की सराहना करते हैं, आज ये उसका साथ निभाने यहाँ इस मंच पर आए हैं। अभिषेक, बताएं ये किसको आप बुलाना चाह रहे हैं? जी, एक्चुअली पाप, हम सब चाहते हैं कि दुनिया में चेंज हो, पॉजिटिव चेंज हो, बट वी फेल इन थिंकिंग दैट दिस चेंज कैन बी ब्रॉट बाय अस। मगर एक पर्सनैलिटी ऐसी है जिन्होंने मुझे इंप्रेस किया है। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय हिम। वो है 2015 के मैग्सेसे अवार्ड विनर मिस्टर अंशु गुप्ता। तो देवियों सज्जनों, ये हैं गूंज के फाउंडर डायरेक्टर अंशु गुप्ता जी। इनके काम के बारे में मैं अपने दर्शकों को थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अंशु गूंज के माध्यम से करीब 22 राज्यों में काम कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इनकी टीम जो है इस वक्त 10 बाढ़ग्रस्त राज्यों में राहत कार्य में जुटी हुई है। हम आपके मुख से जानना चाहेंगे अंशु जी कि आपके अंदर ये कहाँ से प्रेरणा आई कि आप इस तरह का काम करना चाहेंगे? इसकी शुरुआत कैसे हुई? देहरादून से आया था और दिल्ली में, मतलब दिल्ली की ठंड देखी, सब कुछ देखा, और एक सवाल अक्सर उठता था जब मैं फुटपाथ पे बच्चों को देखता था या रेड लाइट पे बच्चों को देखता, क्योंकि देहरादून में उस ज़माने में रेड लाइट नहीं होती थी। जी जी जी। तो मैं सोचता था कि बच्चे मतलब इतना ठंड में एक बिना कपड़े के क्यों भीख मांगते हैं, मतलब एक बेसिक नीड है वो क्यों नहीं पूरी होती। या दूसरा सवाल उठता था कि यदि अर्थक्वेक और फ्लड डिज़ास्टर हैं तो ठंड एक डिज़ास्टर क्यों नहीं है। मतलब हर एक साल इतने लोगों की मौत होती है कपड़े की कमी से होती है, लेकिन हमने कभी उसको डिज़ास्टर नहीं माना। जब आप कभी कपड़े के बारे में सोचते हैं तो या तो कभी डिज़ास्टर होता है तो आप रिलीफ मटेरियल की तरह सोचते हैं या चैरिटी की तरह सोचते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा है, आपको नहीं चाहिए, आपने इसको दे दिया। तो मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था, तो एक बार अपनी स्टोरी की तलाश में अपने स्कूटर पे था, पुरानी दिल्ली की सड़कों पे था। LNJP हॉस्पिटल के बाहर सडनली एक रिक्शा नज़र आया जिसमें लिखा था लावारिस लाश उठाने वाला। लावारिस लाश उठाने वाला। मैंने उनका पीछा किया और फिर मैंने 1 हफ्ता उनके साथ निकाला। हर सुबह फुटपाथ पे जाता था, उनके साथ ही चाय पीता था, क्योंकि सुबह 2-3 घंटे के अंदर उनके पास बहुत खबरें आती थी कहीं की भी डेथ की। कोई डेड बॉडी फुटपाथ पे है, कोई पार्क में है, क्योंकि रात को बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी। और डेली रात को सर्दी पड़ती है, इसी वजह से सर्दी पड़ती है, एक्सीडेंट है, भूख है, बहुत सारे इश्यूज हैं जी। तो मैं करीब 1 हफ्ता रहा और पता लगा, मतलब जब उनके ऊपर मैं लिखने लगा तो उन्होंने जब बातचीत में 2 चीज़ें बोली। एक, हबीब भाई ने बोला कि साहब जाड़ों में मेरा धंधा, नाम हबीब था? हबीब था, जो अब रहे नहीं। बोले जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है, कभी कभी इतना काम होता है कि संभलता नहीं। ₹20 और 2 मीटर कपड़ा हर एक लाश उठाने का उनको मिला करता था। 20 रुपए मिलते हैं और 2 मीटर कपड़ा लाश तो उठाने के लिए। लाश उठाने के। एक उनकी छोटी सी बेटी थी बानो करके, 5-6 साल की रही होगी। उसने बड़ा हिला दिया था, वो मुझे आज तक हिलाता है उसका वो डायलॉग। उसने कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। क्या? जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती हूँ। लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती। यानी अपने आप को गर्म रखने के लिए वो एक लाश को लिपट जाती थी उससे। और आपके जो कितने वर्ष की थी ये बच्ची? 5-6 साल की बच्ची थी, 5-6 साल की बच्ची जी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये दिल्ली के फुटपाथ की प्रॉब्लम है जी। मेरे पास सोल्यूशन नहीं था, बट प्रॉब्लम थी और ये समझ आ रहा था कि कुछ करना है उस पर। तो फिर 98 में नौकरी छोड़ी और 67 पर्सनल कपड़े निकाले, क्योंकि हमारी मैरिज को 3 साल हुए थे। हमें ऐसा लगा कि एक घर से यदि 67 कपड़े निकल सकते हैं तो इस देश में तो बहुत कुछ निकल सकता है। और वहाँ से वो मूवमेंट धीरे धीरे शुरू हुआ। आज करीब 3000 टन के आसपास मटेरियल हैंडल करते हैं हम लोग पूरे देश में।
यदि आप हिंदुस्तान के गाँव को देखते हैं, आम गांव के इंसान का जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसका सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो उसकी डिग्निटी है। भिखारी गांव में नहीं पाए जाते, भिखारी या भीख शहर में पाए जाते हैं। तो आप चैरिटी से कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं? तो आज हमने मतलब एक बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हुआ जिसको आज हम क्लॉथ फॉर वर्क कहते हैं, सिंबॉलिक नाम है। और सिंपल सी बात यह है कि बड़ी डिग्निटी के साथ लोगों को मिलता है, तो बहुत बड़ी तादाद में सामान इकट्ठा होता है, प्रोसेस होता है, मैच करते हैं नीड्स को, और फिर ये देश के कोई 22 राज्यों के दूर दराज के गाँव में जाता है। हमने ऐसा कोई नया नहीं किया है। बेसिकली ये है कि एक छोटा सा प्यारा सा सिस्टम डाल दिया, उसमें प्रोसेस डाल दिया कि अब ये माना शर्ट है किसी की, तो उसके लिए तो डिस्कार्ड है क्योंकि उसको निकालना है। हमारे लिए ये करेंसी है, हमारे लिए एक बहुत बड़ा टूल है, और एक बहुत बड़ा मुझे लगता है इज्जत और स्वाभिमान का प्रतीक भी है, क्योंकि जो लोग ले रहे हैं वो मेहनत करके ले रहे हैं। गूंज एक बार में मदद पे एकदम से विश्वास नहीं रखता कि आपने कोई सामान लिया और किसी को दे दिया। यदि आप उस सामान के साथ साथ में आप पुल बना लेते हैं तो वो पुल आपका अगले 2, 4, 5 साल तक चलता है। गूंज तो ऐसे कैसे सांसद मिल गया हम लोग को रास्ता में, हम लोग जो पुल बनाने का व्यवस्था किए हैं, सलाह दिया है जो आप लोग कीजिए, हम लोग है साथ में, बस हिम्मत दिया, हिम्मत देने के बाद में हम लोग काम किए। लोग अपने विषय चुनते हैं। लोग कहते हैं कि साहब हमको सड़क बनानी है, हमको कुआं खोदना है, हमको तालाब साफ करने हैं, स्कूल बनाने हैं। लोकल रिसोर्सेज से, लोकल विजडम से वो लोग उस पर काम करते हैं, मतलब अपने श्रमदान से, क्योंकि वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और फिर बदले में एक रिवॉर्ड और अवार्ड की तरीके से उनको आप ये देते हैं, उनको सामान मिलता है। तो एक तो डिग्निटी ऐड हो गई। आप किसी को जाके ये नहीं कह सकते कि तुमने मेरी शर्ट पहनी है, पहले कह सकते थे, आज वो कहेगा कि हो सकता है आपकी हो बट मैंने कमाई है। क्या बात है, बहुत खूब। तो अंशु जी, ये अद्भुत कार्य तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो सोच है वो हम सबको बहुत प्रभावित कर रही है। बहुत खूब, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर अंशु जी।